नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 28 जनवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। ये करंट अफेयर डिस्कशन हम 360 डिग्री के एंगल से करते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर और स्टैटिक्स पोर्शन को कंबाइन करके किया जाता है। ये डिस्कशन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जितने भी न्यूज़ है जहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है उसको हम कवर करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल जो है वो समाचार में एक प्रजाति आई है, वो प्रजाति है स्पॉट व्हील पोलिकन। ये प्रजाति न्यूज़ में आई क्यों? तो ये न्यूज़ में इसलिए आई कि इस प्रजाति को एक बीमारी हो रहा है, एक संक्रमण हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है नेमाटोड। ठीक है, नेमाटोड जो संक्रमण है, इसके कारण से इस प्रजाति का जो सामूहिक मृत्यु हो रही है, सामूहिक रूप से इसकी मृत्यु हो रही है। कहाँ पे हो रही है, किस एरिया में हो रही है? तो तेलिकन वो जो जगह है तेलीनेलपुरम, ठीक है, तेलीनेलपुरम, ये आपको साउथ में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे महत्वपूर्ण जो पक्षी का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रजाति की सामूहिक रूप से इस बीमारी के कारण मौत हुई है। अब हम बात करते हैं स्पॉट व्हील पॉलिकन, जो ये पक्षी है, ये पक्षी का फोटो देख सकते हैं, यही पक्षी है। इस पक्षी के बारे में, ये पक्षी जो है ये किसकी सदस्य है, कौन से परिवार का? ये पोलिकन परिवार का सदस्य है, एक सदस्य के रूप में। पोलिकन परिवार मतलब बहुत बड़ा परिवार, उसका एक सदस्य है, ठीक है। ये कहाँ पे रहती है, इसका प्रजनन कहाँ पे है? तो इसका जो प्रजनन है वो दक्षिण में एशिया जो है, दक्षिण एशिया से लेके दक्षिण ईरान तक है, ठीक है, दक्षिण ईरान तक है, और पूरे भारत में और पूर्व इंडोनेशिया में, पूर्व में जो है वो इंडोनेशिया तक इसका प्रजनन होता है। ये किस क्षेत्र में रहना पसंद करती है? तो ये तटीय जो जल क्षेत्र है, विशेष रूप से बड़ी झीलों में ये रहना पसंद करती है। ये प्रजाति विशेष रूप से बड़ी बड़ी झील जो होती है उसमें ये रहना पसंद करती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका दो होता है, एक प्रजनन का जगह कहाँ है, ठीक है, कहाँ पे कौन, ये जो प्रजाति है प्रजनन वाला आबादी इसका कहाँ रहता है? तो ये खासकर भारत में रहता है, श्रीलंका में रहता है, कंबोडिया में रहता है। तो यहाँ तक ये सीमित है। और एक जो समय आता है, समय के साथ साथ एक गैर प्रजनन के जो समय था, उस समय में भी ये जाता है। वो कौन कौन से देशों में ये जाता है मौसम में? वो जाता है नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये जो जगह है जहाँ पे वो गैर प्रजनन समय में, मौसम में, वो वहाँ पे जाया करते थे, मतलब पलायन करके वहाँ पे जाते हैं ये प्रवासी प्रजाति के रूप में। अब इनके आईसीयू लिस्ट के बारे में हम देख सकते हैं कि कितना सुरक्षा इनको दिया गया है, ठीक है, संरक्षण की स्थिति क्या है। तो आईसीयू लिस्ट में इनको निकट संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको, यूपीएससी खासकर यहाँ से क्वेश्चन बना लेती है। उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इनके जो सूची होते हैं, ठीक है, सूची 4 में इनको रखा गया है। सूची 4 में रखने का मतलब ये होता है कि इनका शिकार आप नहीं कर सकते, बट लेकिन ये है कि इनका जो शिकार करने से यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो दो जो अनुसूची है, इनसे पहले जो 2 अनुसूची है, उससे कम इसमें क्या है, उससे कम इसके तुलना में यहाँ पे आपको कार्रवाई किया जाएगा आपके ऊपर। तो आपने जाना कि किस वन्यजीव अधिनियम 1972 में इनको रखा गया है, किन मामले में रखा गया है? अनुसूची 4 में रखा गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है ये है चमका और हैजोग, ठीक है, हैजोग जो जनजाति है उनके बारे में। ये प्रजाति ये क्यों है? तो ये पहले आप मैप में देखें कि इनके लेके क्या इशू आई है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये चमका और हैजोग जो लोग हैं, इनके लेके आपको देखा गया, सरकार, ये राज्य सरकार जो है दिसंबर 2021 में एक विशेष जनगणना करने का फैसला लिया था। तो इसी के लेके ये न्यूज़ में आया था, इनके द्वारा आपत्ति जताई जा रही है इससे संबंधित। तो अब हम देखते हैं कि चमका और हैजोग जो है ये क्या है, इसके लेके क्या है न्यूज़ क्या है। ये पूर्वोत्तर राज्य में है, उनसे जो बाहरी जो लोग आते हैं, आपको पता है कि पूर्वोत्तर जो हमारा राज्य है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विरासत है और बहुत ही ज़्यादा हमारा सेंसिटिव जोन माना जाता है इनको। तो इनको जो माना जाता है कि बाहरी जो समुदाय के लोग आते हैं, स्वदेशी जो समूह आते हैं, उनसे इनकी क्या होती है, भूमि संसाधन और नौकरियों को लेके जो इनके लेके क्या होती है, ऐतिहासिक रूप में बंटवारा हो जाती है। अब मान लीजिए कि ये नहीं चाहते कि कोई हमारे पास आके हमारे संसाधनों का उपयोग करे, ये चीज़ें हैं। तो गैर जो स्थानीय लोग हैं उनसे इनको खतरा होता है, विशेष रूप से खतरा महसूस करती है, इसलिए जो स्वदेशी समुदाय है उनका मानना जाता है कि आप इसमें ना आए, ठीक है। उसके बाद है इनको लेके अक्सर क्या होता है, संघर्ष होता है, संघर्ष का जन्म देता है। जिस तरह से आप मेघालय में देख सकते हैं, शिलोंग में गैर आदिवासियों लोगों पे हमला किया गया था, आपने देखा होगा कि गैर आदिवासी लोगों पे हमला किया गया था। उसी तरह से गुवाहाटी, असम में जो है गुवाहाटी क्षेत्र, वहाँ पे एक ईंधन स्टेशन के जो मालिक है वो बिहारी श्रमिकों के साथ काम करने पर रखने के लिए के खिलाफ थे। उनके स्थानीय लोगों मानना था कि स्थानीय जो असम का है उनका स्थिति का समूह का चेतावनी दिया गया था। तो ये जो दोनों चीज़ें जो है ना, इनके
क्या आता है, हमें हर वक्त चर्चा में रहती है, अक्सर इनके बीच में संघर्ष होता है, आपने देखा होगा। आप यहाँ पे ये जो दोनों जनजाति है वो जहाँ पे रहते हैं उनका ये स्थिति आप देख सकते हो। ये है मिजोरम हमारा, ठीक है, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो जनजाति है ये यहाँ पे रहती है मिजोरम के अंदर, ठीक है, मिजोरम के अंदर। तो यहाँ से तो अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है इसमें हम ये चीज़ें बता देते हैं कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए दो चकमा जो है, चकमा और हाजोग, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हाजोग, तो इसको आप देख सकते हैं। ये मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ें आपको देख के चलना है, राइट। तो कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा न्यूज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हम खासकर वहाँ पे दे देते हैं। इसमें हमने प्रश्न पत्र नहीं डाला है, आगे का मैं ध्यान रखूँगा कि इसमें आपको प्रश्न पत्र डाल दूँ, जिससे कि आपको एक आइडेंटिफाई करने में हो सके कि ये किस पेपर से, जीएस के किस पेपर से जाके ये मैच होगा। इसमें आप जानते हैं कि ये कौन है, चमका और हाजोग जो है ये कौन है। तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में चमका और जग जो है, ये क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान का बंटवारा होता था तो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, आपको पता है। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो अब आप क्या हो चुका है, बांग्लादेश हो चुका है। तो उस समय ये क्या हुआ था कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, जो प्रवासी थे, वो 1960 के दशक में वहाँ पे क्या हो गए थे, शरण ले लिए थे, भारत में आके शरण मांगे थे, तो इनको शरण दिया गया था। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, उसको लेके वॉर चल रहा था, वॉर की सिचुएशन थी, तो बहुत ज़्यादा लोग क्या किए थे, पलायन किए थे बांग्लादेश से भारत में, ठीक है। कर्णफूली जो नदी है उनके तट के किनारे इन्होंने आया था, तो ये चीज़ें इन्होंने भारत में शरण मांगी थी, तो इनको भारत में शरण दे दिया गया था। 1964 से लेकर 1969 तक अरुणाचल प्रदेश के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो हिस्से में है, तो इनको एक राहत शिविर में रखा गया था। हम लोगों ने राहत शिविर बहुत लोगों को रखा था उस समय, ठीक है। तो उस समय इनको भी राहत शिविर में रखा गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद अधिकांश को आज जो है राज्य के चंगालंग जो जिला है उसमें रखा गया है, वहाँ पे ये रहते हैं। अभी जो है वो कहाँ पे रहते हैं, ये लोग अधिकांश चंगालंग जो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे रहते हैं। ये कहीं कहीं आपको मिजोरम में भी मिल जाएंगे और त्रिपुरा में भी मिल जाएंगे। जो आपको देख सकते हो, बौद्ध जो चकमाओं है, एक बड़ी आबादी इनके रहते हैं, कहाँ पे, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर। और हिंदू हाजोग ये ज़्यादातर मेघालय में रहते हैं, ठीक है। हिंदू जो हाजोग है ये ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, गारो हिल के पास, गारो खासी जयंतिया जो हिल है उनके आसपास रहता है पहाड़िया, ओके। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो आपने जान लिया कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये आपको बांग्लादेश से आए हैं। अभी ये कहाँ पे रह रहे हैं, एक्चुअली ये अभी अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, कुछ मिजोरम में भी रह रहे हैं, त्रिपुरा में भी ये लोग रहते हैं। अब दोनों समुदाय के विशेष जनसंख्या का योजना क्यों बनाई गई है। अब कहना है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नस्लीय दुश्मनी को लंबे मुद्दे तक को हल करने के लिए, मतलब दुश्मनी जो है, अब देखिए यहाँ पे जो ये लोग हैं कुछ अलग है क्योंकि ये बांग्लादेश से आए हैं, और जो यहाँ के स्थानीय होंगे अरुणाचल प्रदेश के, इनके दोनों के बीच में नस्लीय तो भेद होगा, नस्लीय तो दोनों में अलग होगा ना। अब जब नस्लीय भेद होगा तो इनके बीच में क्या हो जाता है, इसको लेकर टकराव हो जाता है। जब इनको लेकर टकराव होता है तो सरकार इस जो मुद्दे है, ये जो लंबा मुद्दा चला आ रहा है, तो इसको हवाला देते हुए इसको हल करना चाहती है सरकार। तो इसलिए चाहती है कि इनको हम विशेष रूप से जनगणना किया जाए, जिससे हम ये चीज़ें हो जाए। और ये जो अन्य राज्य है जिसमें चकमा और हजाग जो रहते हैं पुनर्वास करना चाहते हैं, इनका करना है कि इनको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेटल करेंगे किसी अन्य राज्यों में, जहाँ पे उनको लेके संघर्ष ना हो, ये चीज़ें समस्या ना आए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला था, ठीक है, पीएमओ को याचिका दायर किया था कि जनगणना का जो योजना है उसको हटा दिया जाना चाहिए था। इन्होंने डाला था कि इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये चीज़ें नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी अनसेलेक्टेबिलिटी आएगी, ये चीज़ें आएगा, तो इनको हटा दिया गया, राइट। अब हम देखते हैं इनके बारे में, इनकी जनसंख्या के मुद्दे के बारे में। तो जनसंख्या के जनगणना जो है, जनगणना का मुद्दा इसमें यह है कि चकमा के जो संगठन का कहना है कि हमारे जो जितने भी जनगणना है उससे कुछ ना कुछ आप देख सकते हो कि आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में ये बताता है कि आप किसी के साथ लिंग के आधार पे, जन्म स्थल के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी रिलीजन के आधार पे आप इनको क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हमारा ये सभी एक है। ये कि आर्टिकल 14 का समता का जो अधिकार है उसी से संबंधित है। तो ये तो उसका उल्लंघन हुआ ना कि आप जाति नुमा आप क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है,
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें भारत सदस्य है, ठीक है, अनुशरणार्थी जो नस्लीय भेदभाव है इसके भी खिलाफ है। इसका जो अनुसूची 1 है, आर्टिकल 1 है, इसके भी ये चीज़ें खिलाफ जाती है कि आप इसके आधार पे नहीं कर सकते। उनकी नागरिकता की क्या स्थिति है, अब हम देखते हैं कि उनकी नागरिकता की क्या स्थिति, क्या कहाँ हो रहते हैं। तो दोनों समुदाय की जो सदस्य है वो 6 दशक पहले से अरुणाचल प्रदेश में पुनर्निवास करती है। उनका पुनर्निवास का योजना चला रहा है, उनको भूमि आवंटन किया गया है, उनके परिवारों के आकार के आधार पर उनको वित्तीय सहायता भी दिया गया है। आपकी जितनी बड़ी परिवार रहेगी उतनी आपको वित्तीय सहायता यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। हालांकि स्थानीय जो जनजाति है उनका दावा है कि प्रवासियों की आबादी जो है ना वो खतरनाक रूप से, मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इनका मानना है कि 2011 में इनका जो 47,471 जो था इनकी जनसंख्या बढ़ चुकी है, ठीक है। इनको एक्चुअली नागरिक, भारत का नागरिक किस पैमाने पे दिया गया है, तो इसका जो पैमाना है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 3 के तहत है। ये 1 जुलाई 1987 में इनकी पूर्वजों को, उससे पहले का जो पैदा था उनके वंशज के आधार पे दिया था। तो आप देख सकते हो ये लोग कब आ गए थे, 1960 में आ गए थे। अब यहाँ पे हमने बाद में पहले ही डिस्कस किया है, ये कब आ गए थे, 1960 में आ गए थे। तो इनको क्या किया गया था कि यदि 1 जुलाई 1987 से पहले, अरे ये क्या बेचने आ गया, ठीक है, तो इससे पहले जो है 87 से पहले उस चीज़ों को ये क्या करते थे कि मतलब उनकी पूर्वज यहाँ पे रहते थे, तो इसलिए इनको क्या मिल गया था, यहाँ का वंशज के रूप में नागरिकता यहाँ को इनको प्रदान कर दिया गया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा है कि भ्रष्टाचार को लेके भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है 2021। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ये हर वर्ष जारी करती है ये संगठन। तो ये टोटल जो है 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। भारत का जो स्थान आया हो 85वां स्थान आया है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस हमने कहीं पिछले जगह से थोड़ा सा स्थान एक ऊपर गए हैं। पहले थे तो 1 छलांग हमने लगाया है, तो हम प्रोग्रेस में हैं, हम नीचे नहीं हैं लेकिन प्रोग्रेस में है। जानते हैं कि भ्रष्टाचार धारण जो सूचकांक है इनके बारे में हम जानते हैं क्या है। आपको अब मैंने बताया कि सामाजिक क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, इनको कथित स्तरों पे इनके पैमाने के आधार पे इनको आकलन किया जाता है और सर्वेक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा इसको क्या किया जाता है कि एक मापदंड जारी किया जाता है। अब देख सकते हैं कि निजी लाभ के लिए, ठीक है, निजी लाभ के लिए सौंपी गई जो शक्तियाँ है उसका दुरुपयोग, जैसे मान लीजिए कि आप कल को IAS ऑफिसर बनते हो और कल को IAS ऑफिसर बन के यदि आप उसका जो मान लीजिए कि आपको 4 व्हीलर दिया जाएगा, आपको एक कार दिया जाएगा, इस कार को यदि आप पर्सनल कामों में लगाते हैं, ठीक है, अब देख सकते हो कि बहुत सारे आपको पिक्चरों में देखने के लिए मिलेगा कि IAS ऑफिसर का है, लेकिन उसकी जो मतलब पर्सनल काम में उनको लगाया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, इसको लेके इसमें मापदंड अपनाया गया है। उसके बाद ये सूचकांक कब से जारी किया जाता है, ये सूचकांक 1995 से जारी किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, इनका काम यही है कि यह प्रत्येक वर्ष इसको जारी करती है। उसके बाद है ये विशेषज्ञों और व्यापारियों के अनुसार ये 180 देश है उनके बीचों में ये एक जारी करता है। यह एक पैरामीटर यूज़ करते हैं। यह पैरामीटर जो होता है यह 1 से चालू होता है, 0 से चालू होता है और इसको 100 तक रखा जाता है। आपको जितना ज़्यादा नंबर आएगा मतलब कि आपके देश में उतनी कम वो है भ्रष्टाचार है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे 5 आता है तो आपके देश में ज़्यादा है, यदि आपको 10 मिलता है तो आपके देश में क्या है, कम है। अब देखिए भारत का इस पैरामीटर में क्या है, चले आगे देखते हैं। इसमें मैंने डाटा दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि भारत का है, भारत कहाँ पे है, 2012 में कहाँ था 36 पॉइंट इनको मिला था, लेकिन 2021 में इनको 40 पॉइंट मिला है। देख सकते हैं पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान को 26 और 28 के आसपास पाकिस्तान है। चाइना कहाँ है, 39 और अभी के डेट में कहाँ पे है, 21 में कहाँ पे है, ये 45 पे है। तो ये आप जितना आप इसके नज़दीक जाएंगे, पैरा के नज़दीक जाएंगे, 100 के तरफ जाएंगे, उतना आपके देश में क्या होगा कि भ्रष्टाचार कम होते जाएगा, आपकी स्थिति सही है, राइट। चलिए अब पीछे हम लौटते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो क्या क्या भ्रष्टाचार को मापने की, ठीक है, किस किस चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। ये विशेष रूप से जो फॉलो करते हैं किस किस व्यक्ति को कवर करना, तो ये रिश्वत, सामाजिक जो धन है, सार्वजनिक जो धन है, उस सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। उसके बाद है परिणाम भुगत के बिना निजी लाभ, मतलब सार्वजनिक जो कार्यालय है, हमने क्या बताया कि आप किसी अधिकारी है, कोई अधिकारी का सार्वजनिक न्यायालय है, सार्वजनिक ऑफिस है और उसको निजी, अब मान लीजिए किसी का सार्वजनिक न्यायालय है और पार्टी के रूप में अपना किसी का पार्टी है तो पार्टी के रूप में उस ऑफिस को उसने यूज़ कर लिया, तो ये चीज़ें
नहीं होना चाहिए, ये निजी लाभ के लिए जो यूज़ करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्षमता, सरकार क्या कितना काम कर रही है उसको पैमाने को आपा जाता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार कौन कौन सी तरीके अपना रही है। उसके बाद है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में अत्यधिक लाल फीताशाही मतलब कि बाबू के जैसे बोलते हैं ना कि आप जाओगे तो एक बाबू की तरह वो रहेंगे, मतलब कि आपके साथ जनता के साथ उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, लाल फीताशाही होना चाहिए, एक आप फाइल रख दो आपका हो जाएगा, इस तरह से चीज़ें करना संभावना है। उसके बाद है सिविल सेवा में जो भाई भतीजेवाद की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, अधिकारी में पहले होता था ना कि भाई भतीजेवाद, आपके भाई है उसको ही इसमें सीट खाली है तो उसको भर्ती कर लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसको सुनिश्चित करना। उसके बाद है कानून को सार्वजनिक अधिकारियों तक वित्तीय और संभावनाओं को, हितों को, टकराव को खुलासा करना चाहिए, ठीक है। घूसखोरी भ्रष्टाचार के रिपोर्ट में, ठीक है, कानूनी सुरक्षा क्या क्या दिया गया है, यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो आपके देश में किस तरह से कानून है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो राज्यों पर कब्जा, ठीक है, स्वार्थ के लिए, सार्वजनिक मामलों और सरकारी गतिविधियों की जानकारी तक पहुँच, तो ये सारी चीज़ें इसमें ये मापदंड अपनाया गया है, ये मापदंड। तो ये पूरा मापदंड आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, याद करने की, यूपीएससी इतना ज़्यादा तो नहीं पूछेगी। हाँ, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि किन किन मापदंडों को नहीं शामिल किया जाता है, सीपीआई के अंदर कौन कौन सा जो शामिल नहीं किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि नागरिकों का जो प्रत्यक्ष धारणा है, मतलब नागरिक जब यदि पर्सनल रूप से किसी भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें आप सीधा ही ध्यान रखिए कि सार्वजनिक को ही शामिल किया जाता है। कर की धोखाधड़ी, यदि कोई व्यक्ति है कर का धोखाधड़ी करता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार के अंदर। अवैध वित्तीय प्रभाव, इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, यदि अवैध तरीके से वित्तीय प्रभाव होता है उसको भी शामिल हम नहीं करेंगे। उसके बाद भ्रष्टाचार के समर्थन, जैसे भ्रष्टाचार के समर्थक वकील, लेखाकार, वित्तीय सलाहकार, इन लोगों को जो भी भ्रष्टाचार में संलग्न होते हैं उसको भी हम शामिल नहीं करते हैं। काले धन में जो अवैध जो बनाया जाता है, काले धन को क्या कहा जाए, अवैध रूप से वैध बनाना, ठीक है, काले धन को जो वैध बनाया जाता है उसके भी मामले को नहीं करते हैं। निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार यदि होता है, कोई ऑफिस है, निजी ऑफिस है, उसमें कोई भ्रष्टाचार होता है तो इसमें इसको मापदंड में शामिल नहीं किया जाता है। अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था और बाजार है उसको भी अनौपचारिक जो मतलब कि एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है, राइट। अब देखते हैं कि इसकी प्रदर्शन किस तरह से है, ये किस तरह से प्रदर्शन करता है, किसका प्रदर्शन किस तरह से है वर्ल्ड में। तो शीर्ष प्रदर्शन पे जो आया है वो 3 देश मिला के है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इनको एक ही नंबर मिला है, 88 नंबर इनको मिला है, 88, 100 में 88 मिला है, तो अच्छा नंबर है इनका, ठीक है। तो ये 3 के साथ आया है। उसके बाद नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन आया है, इनका जो स्कोर है 85 है, ठीक है। अब सबसे उसके विपरीत हम चलते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया। तो सबसे खराब जो प्रदर्शन हुआ है वो दक्षिणी सूडान के द्वारा हुआ है, ठीक है। दक्षिणी सूडान में इसमें सबसे खराब प्रदर्शन है, भ्रष्टाचार का जो स्कोर है इनका 71 था, सीरिया का 13 था, ठीक है। सोमालिया का कितना है, 13 है, सोमालिया का 13 है, तो अफगानिस्तान का 16 है। अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हम खुश होंगे कि अरे हमारा देश का तो 86 कितना आ रहा है, 40, यहाँ से देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो हमारा तो अच्छा है। लेकिन नहीं सर, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये जो सीरिया है, सूडान है, इनकी स्थिति अलग है, हम उनसे तुलना नहीं कर सकते कि हमारा उनसे इतना अच्छा स्कोर है, नहीं, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारे ही साथ पड़ोसी जो देश है, हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है, एक मिनट ना, हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है उनका हमारे से ज़्यादा है, 45 है। अब इस चीज़ों को देख सकते हैं, ऐसे पाकिस्तान का कम है, तो इसमें हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि भारत की क्या परिस्थिति है, भारत कहाँ पे है। तो आपने पहले ही बताया कि भारत का 40 नंबर मिला है, 40 नंबर के साथ ये 46वां पोजीशन पे है। इसमें जो रिपोर्ट में पुलिस जो है, पुलिस का रिपोर्ट, राजनीति उग्रता, अपराधी जो गिरोह चल रही है, भ्रष्टाचार, स्थानीय जो अधिकारी होते हैं उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार की चीज़ें होती है, पत्रकारों पे थोड़ा सा हमले के लेके शिकार जो होती है, हमला के लेके शिकार, कार्यकर्ताओं को लेके एक जोखिम, जो मानवाधिकार के रूप में जो कार्यकर्ता काम करता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे चिंता जगाया गया है, इसको उजागर किया गया है, चिंता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि सरकार के खिलाफ जो बोलने वाले नागरिकों के ऊपर आप देख सकते हो कि सामाजिक सुरक्षा नहीं होना, मानहानि, देशद्रोह का मामला, ठीक है, तो ये होना कि फ्रीडम नहीं है ज़्यादा, ये चीज़ें यहाँ पे उजागर किया गया है कि भारत में ये चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों को, मुद्दे को प्रॉब्लम में लाया गया है, राइट। तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो आर्टिकल है इसको हम डिस्कस करेंगे। पद्म जो पुरस्कार है ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पुरस्कार होता क्या है। तो ये पीटी के लिए आपके पास पद्म अवार्ड के बारे में जानना है और नेशनल ऑनर जो है उसके बारे में।
आपको पता होगा कि 26 जनवरी को हम पद्म से ये पुरस्कार के लेके घोषणा सरकार के द्वारा किया जाता है। जितने भी सरकार है ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है। ये पद्म पुरस्कार जो है, ये पद्म पुरस्कार क्या है? ये पद्म पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार के बाद सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ पे क्या है? भारत रत्न पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे श्रेष्ठ है वो पद्म पुरस्कार है। ठीक है, पद्म पुरस्कार है, ये सर्वोच्च भारत का एक सम्मान नागरिक माना जाता है। तो उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आता है। ये हर साल प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के संध्या पे इसको घोषणा होती है और गणतंत्र दिवस को सारे को दिया जाता है। तो आपने भी 26 जनवरी को देखा होगा कि सबको ये पद्म जो पुरस्कार है वो बांटा गया था। ये पुरस्कार को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जो है पद्म भूषण, ठीक है, विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, ये साधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए। उसके बाद है पद्म भूषण जो उच्च क्रम के विशिष्ट के लिए, और एक प्रतिष्ठित मतलब सबसे जो ज़्यादा होती है वो होता है कि पद्मश्री। तो पद्मश्री, तो इनको 3 भागों में हमने पद्म पुरस्कार को बांट के रखा है। उसके बाद है कि पुरस्कार की जो गतिविधियाँ या विषय होती है ये आपको कहाँ से लिया जाएगा? सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होती है, मान्यता देती है। ठीक है, सार्वजनिक सेवा को भी इसमें शामिल किया गया। कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद करके रखना चाहिए कि वर्ष 1978 में, 1979 में, ठीक है, 1993 में, 1997 के दौरान ये जो पुरस्कार है इनको घोषणा नहीं किया गया था। ये उस साल इसने पोस्टपोन किया है। तो आपको यदि स्टेटमेंट बना दिया जाए कि पद्म पुरस्कार अभी तक रेगुलर चल रहा है, तो नहीं, रेगुलर नहीं चल रहा है अभी तक। ये 4 बार क्लोज हो चुका है। ठीक है, 4 साल ये पद्म पुरस्कार जो है पद्म ये नहीं मिला है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि इसके लेके कौन पा सकते हैं, इसको लेके कौन एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें कोई भी जो कला के रूप में, ठीक है, इसमें चुनिंदा जो श्रेष्ठ है जिसमें कला के रूप में सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक मामले में, वैज्ञानिक, इंजीनियर, व्यापारी में, उद्योग में, चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य में, शिक्षा में, सिविल सेवा में और खेल में जो जो अच्छे काम करते हैं, उत्कृष्ट रूप से काम करते हैं, इनको दिया जाता है। उसके साथ साथ पुरस्कार को जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और मानव अधिकार संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण आदि सभी के लिए इसमें शामिल किया गया है कि इस फील्ड में यदि जो कोई काम करता है और श्रेष्ठ काम करता है तो वो इसमें इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस जो पुरस्कार है उस पुरस्कार को लेके हमारे संविधान में क्या चीज़ें लिखा गया, क्या है? तो भारत, ये जो पद्म पुरस्कार है उसको भारत रत्न के साथ 1900 कब जोड़ा गया था? 1954 में इसको स्थापित किया गया है। उस समय केवल 3 जो पद्म पुरस्कार था उनको 3 श्रेणी में बांट दिया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन बाद में हमने आपको देखा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तीनों को नामकरण जो करके बदल कर कब रखा गया? 8 जनवरी 1955 में। 1954 में तो इसको ऐसे ही रखा गया, लेकिन 8 जनवरी 1955 में इसको राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की गई, इसके द्वारा इसकी नाम चेंज हो गया। अब बताया जाता है, अब क्वेश्चन उठता है कि पुरस्कारों का विवरण क्या होता है? पुरस्कार जो विवरण होता है, तो हमें ये लगता है कि ये पुरस्कार मिलता होगा तो कुछ अच्छा खासा नगद अमाउंट मिलता होगा। ऐसा नहीं है, इस पर कोई नगद अमाउंट नहीं मिलता है। इस पुरस्कार के अंदर तो नगद अमाउंट नहीं मिलता है। इनको एक प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाता है जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। वो सार्वजनिक और सरकारी समारोह में इसको पहन सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक मेडल रहता है और एक प्रमाण पत्र रहता है जिसमें इनको आप देखे होंगे कि प्रमाण पत्र रहता है, तो ये इनको पहन सकते हैं। पुरस्कार हालांकि उपाधियों का जो समानता नहीं है। ये नहीं है कि हमने आर्टिकल फंडामेंटल राइट में हमने क्या बताया था, उपाधियों का अंत। तो ये उपाधि ऐसा नहीं है कि ये उपाधि देता है, ये उपाधियों का अंत है। ये एक तरह से आप बेस्ट काम कर रहे हैं तो इसके लिए दिया जाता है, नहीं कि आप उपाधि के लिए। इसमें एक चीज़ और बताया जाता है कि ये जो कोई भी व्यक्ति यदि कोई जीता है, मान लेते हैं कि ए व्यक्ति जीता है, तो वो अपने नाम के साथ ये नहीं लिखेगा ए पद्म भूषण या ए पद्मश्री। ऐसे आप उपसर्ग या प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग नहीं करें। इनका कहना है कि आप ऐसा नाम का उपयोग नहीं करें। किसी भी सम्मान जो है पुरस्कार को सम्मानित व्यक्तियों को पहले जो पुरस्कार मिला, जैसे मान लीजिए जिनको 2018 में पुरस्कार मिला, 2022 में पुरस्कार मिला, अब वो 5 सालों तक कोई पुरस्कार नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी उच्च पुरस्कार नहीं ले सकते। कब तक? 5 सालों तक। राइट, तो ये जो टाइमलाइन है 5 साल के बाद ही ये एलिजिबल होंगे दूसरे पुरस्कार के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इनके लिए शर्त क्या है? पुरस्कार को जो देते हैं उनको शर्त क्या है? उनके लिए ये है कि एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये पुरस्कार आमतौर पे आप देखोगे कि मरणोपरांत नहीं मिलता है, जो व्यक्ति जिंदा रहता है उन्हीं को मिलता है। और अनिवासी और जो विदेशी है
को दिए जाने वाले पुरस्कार में शामिल नहीं होते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति विदेशी है उनको ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अनिवासी भारतीय है, जो अनिवासी मतलब भारत में निवास नहीं करते हैं, ठीक है, NRI जो होते हैं, तो वो लोग, उसके बाद मरणोपरांत इस पुरस्कार को नहीं दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा योग्यता है आपके पास, बहुत ज़्यादा है, और सरकार को लगती है कि हाँ ये कैपेबल है, इनकी समाज में बहुत ज़्यादा योग्यता है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा छाप छोड़े हैं, तो वो फिर दिया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि पद्म भूषण पद्म जो पुरस्कार के लिए कौन पात्र होंगे, इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे। तो देखिए, आप जाति के आधार पे, व्यापार, ठीक है, इस पद पे, लिंग के आधार पे इन सभी व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाति के आधार पे भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि डॉक्टर और वैज्ञानिक जो है उनको छोड़ के सार्वजनिक जो काम करते हैं, जो कर्मचारी है, उनको इसमें एलिजिबल नहीं है, वो इसमें नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते, जो गवर्नमेंट जॉब यदि करते हैं सार्वजनिक काम में है तो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़ के, ये एक्सेप्शनल है, इनको छोड़ के। उसके बाद है पुरस्कार का जो विशिष्ट मान्यता दिया जाता है कि आप किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट काम किए, ठीक है, आप इसको लेके चले, और विशेष सेवा आपने प्रदान किया और लंबी सेवा प्रदान किया हो, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें मिलता है। उसके बाद ये पुरस्कार को लेके कौन नामांकित किया जाता है। देखिए, मैं ऐसे आपको तोड़ के हर एक एंगल से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा बोर्ड फील होगा कि अरे ये चीज़ तो हमें जानने के लिए मिलता है। लेकिन आप विश्वास रखें कि UPSC है, तो UPSC में आपको थोड़ी सी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। आप वन लाइन सिर्फ करके नहीं जाएंगे, जब आप डिटेल रहेगा तो हो सकता है आपको PT मेंस दोनों के लिए ही काम आ सके। कोई चीज़ें नहीं है कि सिर्फ PT के लिए ही हम पढ़े, PT के लिए, तो दोनों चीज़ के लिए एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। तो इसमें टाइम लगेगा, इसको वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो लेकिन आप कोशिश करें कि इन वीडियो को पूरा ही अंत तक देखें, जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो इससे आपको किया जाता है, भारत का कोई भी नागरिक जो है संभावित पर इसको लेके नामित किया जा सकता है, उनको मिल सकता है, ठीक है। भारत के जो स्वयं इसमें हाजिर कर सकते हैं, इसको नामांकन आपको ऑनलाइन के द्वारा इसको भरा जा सकता है, एक ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरा जा सकता है। उस फॉर्म में क्या होता है, एक निबंध लिखना होता है जो 800 वर्ड का होता है। ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है विजेता का चयन कैसे किया जाता है। विजेता को जो चयन किया जाता है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है, जिस समिति का नाम है पद्म पुरस्कार समिति। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव होता है। ये जो कमेटी बनता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा हर साल बनाया जाता है। ये कमेटी को, ये कमेटी में क्या होता है, सचिव के साथ साथ, कैबिनेट सचिव के साथ साथ आप देख सकते हैं कि गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और अन्य जो 4 वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो शामिल होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहले शॉर्टलिस्टेड करते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देते हैं। फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फिर इसके ऊपर एक एजेंसी बनाती है कि इनके बारे में आप फिर से जानकारी लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें तो कोई गतिविधि नहीं है। उसके बाद लास्ट में जाके उनको एक अंतिम रूप से सूचना जारी किया जाता है। अब बात होती है कि जब नाम आपको पता चल गया कि A पर्सन को अब मिलने वाला है, तो क्या A पर्सन की सहमति मांगी जाती है। अभी हाल ही में बंगाल के जो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने इससे लेके मना किया है, तो इसको लेके विवाद आ गई है, तो इससे संबंधित है। तो इसमें क्या है कि सहमति मांगी जाती है, ऐसा नहीं है, सहमति कोई मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बार फ़ोन कॉल करके, गृह मंत्रालय के द्वारा फ़ोन करके उनको बताया जाता है कि आपका चयन हुआ है इसके लिए। तो यदि उनका इच्छा होता है कि हम नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि फ़ोन कॉल उनको गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया बाद में, तो उनको नाम को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। ओके, देखिए हमने इसको डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि हाल ही में जो 2021 में PT का एग्ज़ाम हुआ है, इस PT के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, क्या क्या होगा। पहला जो स्टेटमेंट है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान जो है अनुच्छेद जो 18A है, ठीक है, इसके तहत उपाधियाँ है, ठीक है। आप उसके बाद देख सकते हैं वर्ष 1954 में स्थापित किए गए पद्म वर्ड जो है केवल एक बार ही निलंबित किया गया था। ऐसा सही है, हमने क्या बताया था, एक ही बार निलंबित नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद है पद्म रत्न पुरस्कार की संख्या एक विशेष वर्ग में आपको अधिकतम एक साल में 5 सीमित किया गया है। इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसमें डिटेल आप बताएं कि इसके बारे में आपने क्या क्या जाना, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये लास्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत के जो आकस्मिक खोज है उस कोर्स का जो मापदंड था बढ़ाने का, सरकार के द्वारा उसको बढ़ा दिया गया। पहले इसको 40% था, सचिव जो है इससे निपटारा किया जा सकता है 40% तक, ठीक है। कौन कर सकते हैं, सचिव कर सकते हैं, इसको निपटारा किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं पॉलिटी का GS पेपर 2, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेष संशोधन, विशेष प्रावधान और बुनियादी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम हर एक न्यूज में आप डालना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप
देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हैं कि ये जो इसका क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बदलाव इसमें किया गया है। 2021-22 का जो अभी वित्तीय विधेयक है उनमें ये शामिल किया गया है कि आकस्मिक निधि है जो 5,000 करोड़ था उसको बढ़ा के इसको क्या कर दिया गया है, 500 करोड़ को बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव रखा गया है। कोष का जो 40% है, कोष का 40% राशि बरकरार रखा गया है, ठीक है। बराबर राशि ये सचिव के द्वारा, वित्त मंत्रालय के विभाग के द्वारा ये निपटाया जा सकता है। इसको ये आकस्मिक निधि के रूप में होता है। अब बात होती है आकस्मिक निधि होता क्या है। ये आकस्मिक निधि एक नकारात्मक समय में काम होती है, जब इमरजेंसी का टाइम होता है, जब मंदी और महामारी आती है, जैसे कोविड जैसे महामारी हमारे देश में आया था, तो उस समय ये क्या होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लेके आर्टिकल संविधान में अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है, 267 में इसके लिए प्रावधान दिया हुआ है। इसमें यह है कि आकस्मिक तौर पे इसको गठन किया जाएगा और इससे निकाला जा सकता है। इसको लेके भारत के जो राष्ट्रपति है, इन निपटारा में रखा जाता है, इनको भारत के राष्ट्रपति को रखा जाता है। आप इसमें संसद के द्वारा इस धन की अनुमति के बिना, ठीक है, धन निकाला जा सकता है। कोई अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, अनुमति के बिना निकाला जा सकता है। बट आप इसको काम होने के बाद फिर से आपको पुनः इसमें राशि को रखना पड़ता है इस निधि में, क्योंकि हम इमरजेंसी के टाइम में रहते हैं। अभी आप खर्च कर लीजिए, लेकिन बाद में इस राशि को आपको रखना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा, क्या संसद की अनुमति की ज़रूरत होती है? तो नहीं, संसद की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद है कि प्रबंधन की इसको कैसे होता है, प्रबंधन कैसे होता है इस फंड का। ये इस फंड का जो प्रबंधन होता है भारत के जो राष्ट्रपति की ओर से जो आर्थिक मामले का जो विभाग के पास होता है, ठीक है। इसके जो कार्यकारिणी कार्रवाई होते हैं, इसकी संचालन करते हैं। संसद की जो सत्र चलता है उसमें वित्त विधेयक के माध्यम से जो निधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, वित्त विधेयक के माध्यम से, ठीक है। इस संचय की निधि वही बात चल रही है, इसको बढ़ाने की बात चल रही है। अभी तक 500 है, अब इसको 30,000 करोड़ इसको किया गया है, तो उसी से संबंधित है। ये जो सत्र है, जब सत्र नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत की जो आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के तहत इसमें आर्थिक मामले के जो सलाहकार है, सचिव है, ठीक है, आर्थिक मामले के विभाग के जो सचिव है उनको अनुमति निधि से निकालने की दी गई है, ठीक है। अब कुल राशि में आपको पता है कि 40% है वो बरकरार रखी गई है। आपको इसमें सचिव निकाल सकती है इस व्यय को लेके, राइट। अब चलते हैं हम बेसिक की ओर चलते हैं कि बैक टू बेसिक क्या क्या है। भारत की समेकित निधि क्या है, इसको भारत की समेकित निधि के बारे में जानते हैं। ये इनका जो प्रावधान है संविधान का 266 क्लोज 1 के तहत इसमें दर्ज किया गया है। इनमें जो सारा खर्चा होता है वो क्या होता है, CFI के में पूरा किया जाता है। उसके बाद इस यहाँ इनके धन कहाँ से आते हैं, समेकित निधि में धन कहाँ से आते हैं, मनी आता कहाँ से है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से आता है, भारत सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो किए गए। उसके बाद जो कोई किसी को ऋण दिया जाता है किसी व्यक्ति और एजेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उससे जो ब्याज वापस आता है वो इसी में रखा जाता है, ठीक है, इस निधि के अंदर। इसके निकालने के लिए, इस पैसे को निकालने के लिए सरकार को संसदीय मंजूरी की ज़रूरत होती है। इस पैसे के निकालने के लिए संसद से मंजूरी की ज़रूरत होती है, लेकिन आकस्मिक निधि का पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद से जरूरी नहीं होता है। प्रत्येक राज्य के पास समान प्रावधान के साथ साथ राज्यों के पास एक समेकित कोष होता है। जैसे भारत में केंद्र सरकार के पास होता है, उसी प्रकार से हर राज्य में ये प्रावधान किया गया है। एक देखते हैं सामाजिक खाता देखते हैं, ठीक है। सामाजिक खाता निधि क्या है, इसमें आपको सामाजिक खाता में देख सकते हैं। इसके लेके संविधान में जो दिया हुआ है 266 क्लोज 2 ये आर्टिकल दिया हुआ है। इसको कहाँ से आता है, विभिन्न जो मंत्रालय विभाग है उसको बैंक बचत के रूप में माना जाता है, राष्ट्रीय लघु कोष, ठीक है, रक्षा कोष, इसमें राष्ट्रीय निवेश के रूप में। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, भारत का जो कैग होता है, कैग भारत का लोक लेखा जो समिति होता है, लोक लेखा जो होता है, इसका व्यय का लेखा जोखा करते हैं। कौन करते हैं, कैग के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस खाते को लेके जो सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इन खाते के अग्रिम लेने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये प्रत्येक राज्यों के पास होती है। तो ये हमने देखा कि इस तरह से हमने डिस्कस किया टोटल चीज़ों को। वीडियो लंबा गया होगा, लेकिन बट इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आया होगा और डिटेल में हमने करंट अफेयर को डिस्कस किया, सारा चीज़ों को लाइन बाय लाइन देखा और हमने 360 डिग्री से करने का कोशिश किया। इसमें 360 डिग्री में आपको टाइम लगेगा, नहीं तो हम 1-2 पॉइंट आपको बता के आगे चल जाते। तो हमारा ये पॉइंट नहीं है कि सिर्फ हमें व्यू लेना है, आपको हमें कंटेंट देना है जिससे हो सके। सेशन का PDF आप टेलीग्राम चैनल बोधा एस पे ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक बार पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके पास तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।